हेलो दोस्तों। तो आइए हम आ गए हैं हमारे डॉकर के नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ डॉकर के बारे में देखा था। हमने जो वीडियो एंड किया था वो डॉकर फाइल से किया था हमने। तो डॉकर फाइल में हमने काफ़ी कुछ देखा था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ हमने बनाया था, उस पर हमने कुछ लिखा हुआ था। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। ये जो जितने भी लाइन्स है ना, इसका थोड़ा डीप नॉलेज लेते हैं, है क्या चीज़ें और इससे हम क्या सीख सकते हैं। एक हमारे पास कमांड होता है डॉकर। मैं डॉकर पीएस कर लेता हूँ पहले। तो डॉकर, जैसे मैं चाहता हूँ कि डॉकर इमेजेस को एक बार, डॉकर इमेजेस, ये मेरे इमेजेस है, ये मैंने इमेज बनाया था। ठीक है, मैं करता हूँ एक और कमांड होता है डॉकर हिस्ट्री। तो चलिए हम एक बार और देखते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे अगर मैं डॉकर इमेजेस करूँ तो कुछ मुझे इमेजेस नज़र आएंगे। ये हमने लास्ट टाइम जो इमेज बनाया था ये वो है। एक और कमांड होता है डॉकर हिस्ट्री, और इसके बाद जो आपका इमेज होता है वो, अब देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ आईडी लिखा है, इमेज का आईडी। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ मिसिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने ना एक्चुअली बनाना स्टार्ट किया था। हमने क्या किया था सबसे पहले, यहाँ पे कुछ मतलब जो भी हमने इसके अंदर कमांड डाले थे ना, जैसे हम जो इमेजेस जो बनाया था हमने, तो जितने भी हमने कमांड डाले थे उसका ये पूरा हिस्ट्री है कि हमने क्या क्या इसमें चेंजेस करे थे। यहाँ पे ऐड फाइल, तो ये मुझे समझ आ रहा है कि कुछ फाइल्स ऐड हुए हैं, शायद वो हमारे सोर्स कोड वाला फाइल होगा ना। ये ये कुछ ARG रिलीज़ है, ARG लॉन्च पैड बिल्ड आर्किटेक्चर है, फिर लेबल कुछ कर दिया गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐड फाइल, फिर CMD बिन बैश बिल्ड किट है, फिर यहाँ पे एप्ट इंस्टॉल पाइथन 3 पिप फ्लास्क, ये है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कॉपी बताया गया है, और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो ये नीचे से इसका हिस्ट्री बता रहा है कि ये सब चीज़ें इसके अंदर हुआ था। इसी तरह अगर मैं डॉकर हिस्ट्री ये करूँ, ठीक है, तो अगर मैं डॉकर हिस्ट्री करता हूँ ये एल्पाइन का, तो इसका भी देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुई थी। ये देखिए, ये भी सेम वैसे ही है। ये इसका इमेज आईडी बन गया है। यहाँ पे कुछ फाइल्स ऐड किया गया था, यहाँ पे CMD बिन SH लिखा गया है, फिर बिन SH -C APK ऐड अपडेट ये कुछ चलाया गया है, फिर एंट्री पॉइंट बनाया गया है, उसके बाद ये CMD हेल्प लिखा गया है कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाया गया था। तो जो भी आपके इमेजेस है ना, उसका आप हिस्ट्री आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगला देखते हैं। थोड़ा हमें ना जो डॉकर है इसके नेटवर्क के बारे में समझना पड़ेगा, कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये इसको समझना। तो जैसे वर्चुअल मशीन होता है, वर्चुअल मशीन में हम जानते हैं कि ब्रिज मोड पे, है ना, या नेट पे, या होस्ट ओनली, या इंटरनल नेटवर्क, ऐसे अलग अलग उसके अंदर बनते हैं। तो एक्चुअल में क्या करता है, वो एक अलग से वर्चुअल अडेप्टर बनाता है उसको ब्रिज मोड पे, या मतलब उस अडेप्टर के थ्रू वो कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर में जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो ना वर्चुअलाइजेशन वाला, वो ये काम करता है, अपने आप वो बना देता है वो। ठीक है, सेम इसी तरह डॉकर को भी अगर हम मान के चलें तो इसमें भी ऐसे ही कुछ होता है, बट थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको कि कैसे होता है। जैसे ब्रिज मोड है, ब्रिज मोड आप सिर्फ लिखते हो डॉकर रन उबंटू। ठीक है, आप ऐसा लिखते हो तो ये ब्रिज मोड पे देखिए कुछ बता रहा है। ये ब्रिज मोड क्या होता है, आपका जो मेन जो होता है ना, आपका मेन जो नेटवर्क होता है, जैसे कि अभी मेरा उबंटू का जो सर्वर था उसमें मैंने क्या किया था, जब एनजीनिक्स इंस्टॉल किया था तो पोर्ट 80 को मैंने मैप कर दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिज मोड पे था, मतलब होस्ट पे था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से चलता है। ये देखिए, ये मेरा सर्वर था, मान के चले आप, ये मेरे इसके अंदर सर्वर था। उसके अंदर मैंने 4 क्या बनाए थे, मैंने 4 वेब सर्वर बनाए थे एनजीनिक्स के। तो ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपस में बात करना हो ना तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और ये जो होस्ट है ना, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, कि जो उसको मैं बता देता हूँ कि पोर्ट एक्सपोज कर दिया मैंने, तो जो एक्सपोज मैं करूँगा ना वो मेरे होस्ट पे चलेगा। तो ये हो गया ब्रिज मोड।
एक और नेटवर्किंग होती है, इसको हम नन कहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कमांड लिखते हो, नेटवर्क इक्वल टू नन लिख देते हो, तो नेटवर्किंग नहीं होगा उसके अंदर। हाँ, आईपी एड्रेस सब चलेगा उसके अंदर। ये तब मतलब हम काम, मतलब ये जो ऐसा तब हम बनाते हैं जब जैसे कोई आप चाहते हो कि डेटाबेस या कोई जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है या कोई सीक्रेट वाला एप्लीकेशन है जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल चीज़ रखते हो या एप्लीकेशन है वैसा, तो उस चीज़ के लिए इसको आप कर सकते हो, और इसके अंदर जो और कंटेनर बनाओगे उसको थ्रू इसको एक्सेस करोगे, तो तब भी ये काम आता है। तो अगर ये कमांड जैसे आप समझ रहे हो ना, डॉकर रन उबंटू लिखोगे तो ऐसे, डॉकर रन उबंटू नेटवर्क नन करोगे तो कोई भी नेटवर्क इसके अंदर नहीं आएगा। एक और कमांड है डॉकर रन उबंटू माइनस माइनस नेटवर्क इक्वल टू होस्ट, तो होस्ट पे इस तरह से चलेगा। ये इसके अंदर है आपके कंटेनर ब्रिज मोड पे, और नेटवर्क अगर होस्ट पे करते हो डायरेक्ट होस्ट पे वो चल जाएगा। और ये जो टर्म्स है यहाँ पे, जो टर्म्स आप जो देख रहे हो ना, ये जो नेटवर्किंग का, ये कुबरनेटिस में ऐसे ही कुछ होता है। तो ये वाले जो आपको नॉलेज है ये आपके कुबरनेटिस में बहुत काम आएगा। थोड़ी कमियां हैं हमारे डॉकर में, मतलब नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी, और कई सारे मतलब इसमें जो इसके पार्ट्स हैं नेटवर्किंग के थोड़ा से कम पड़ते हैं, तो इसके लिए कुबरनेटिस ज़्यादा कारगर है। वो भी हम देखेंगे कि वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मैं नेटवर्किंग की बात और करूँ तो कई तरह के आप, जैसे आप चाहते हो कि रियल टाइम में कोई नेटवर्क बना दे, अलग से ब्रिज बना दे या अलग से आइसोलेटेड नेटवर्क बना दे, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि कमांड होगा डॉकर नेटवर्क, ठीक है, क्रिएट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर से एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क का क्या होगा, माइनस माइनस ड्राइवर। ड्राइवर क्या है, किस मोड का चाहिए, होस्ट ओनली चाहिए या ब्रिज मोड चाहिए। अगर आप वर्चुअलाइजेशन आप जानते हो तो ये आराम से कर पाओगे। ब्रिज मोड मान लो तो ये ब्रिज हो गया, ठीक है। सबनेट आप चाहो तो उसका आप अलग से सबनेट बना सकते हो, जो आपका जो सिस्टम ने एक बनाया है ना, उसके अलावा भी आप दूसरा बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रिज, ब्रिज क्या मैं लिख दूंगा सबनेट। सबनेट कौन सा चाहिए मुझे, मान के चलो मेरा 192.168.1.0 का अभी करंट जो है मेरा ये चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको 2.0 का बना दूँ। चलो 2.0 का भी मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस डालूंगा मैं थोड़ा सा, और इसको मैं चाहूँ ना, जैसे अब ये है तो इसका एक सबनेट भी दे सकते हैं। सबनेट लिखा है हमने ना, तो सबनेट 24 का दे सकते हैं, 16 का दे सकते हैं, जैसा आपका नेटवर्क सपोर्ट करता है वैसा आपको अब बना सकते हो। इसको आप लिख सकते हो कि जैसे कि आप चाहते हो कि ये डेटाबेस का अलग से ही नेटवर्क रहे, तो मैं लिख दूंगा डेटाबेस नेट, ऐसा कुछ लिख दूंगा। ये एक और आर्गुमेंट चाहिए बोल रहा है ये /24, ठीक है। ये ड्राइवर ब्रिज यहाँ तक ये भी ठीक है। नेटवर्क डॉकर नेटवर्क क्रिएट, ब्रिज मोड लिखा था मैंने, यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पे है प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने सबनेट डाला ही नहीं ना एक्चुअल में, इसलिए है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सबनेट, सबनेट ऐसा मुझे लिख के देना पड़ेगा कि सबनेट ये है, डेटाबेस का ये नाम आप बता देंगे, डेटाबेस नेट मतलब नेटवर्क। ये देखिए अब ये चल गया। नेटवर्क कैसे देखते हैं हम, डॉकर नेटवर्क एलएस, ये देखिए अब आपका क्या हो गया, ये अलग से एक नेटवर्क बन गया। अब जो भी आप आपके जो नया जो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी आप बनाओगे वो इस नेटवर्क के अंदर डालोगे आप, तो इससे क्या आएगा, आइसोलेटेड रहेगा। ये आपका एक और नेटवर्क है, ठीक है, ये नॉर्मल नेटवर्क है। आप अलग अलग नेटवर्क्स बना के ना इस पर भी इसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे। नेटवर्क को भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो देख सकते हो कि क्या है। मैं सिंपल सा लिखूँगा डॉकर इंस्पेक्ट, यही कमांड चलेगा सब जगह, डॉकर इंस्पेक्ट, और नेटवर्क का नाम, जो भी आपका नेटवर्क का नाम है। नेटवर्क नाम मेरा क्या है, यहाँ पे नेम लिखा है ये वाला, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करना है, ये देखिए ये ऐसे इंस्पेक्ट हो जाता है, तो आप उसको देख भी सकते हो। तो इंस्पेक्ट क्या करने काम आता है, जो एग्जिस्टिंग कन्फिग्रेशन है उसको देखने का काम आता है क्विकली, ठीक है। फिर इसके हिसाब से आप चाहो तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अब इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की, कि स्टोरेज का क्या हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था, जो स्टोरेज है आप एज अ वॉल्यूम उसको अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर या जो फाइल है उसके अंदर डायरेक्ट माउंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं एक इसका आर्किटेक्चर दिखाऊं कि ये वॉल्यूम्स चलते कैसे हैं, तो वो हम देख सकते हैं। CD ये हमने पहले भी देखा था वायर लिब डॉकर के अंदर, ये वायर लिब डॉकर के अंदर, सॉरी इसमें ना
परमिशन नहीं है। वैर लिब डॉकर, ओके, cd वैर लिब, इसके अंदर डॉकर तो दिख नहीं रहा, वैर लिब तो यहाँ पे मुझे SRV 01 में हूँ मैं, LS, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ऐप इन्फो डॉकर, ये रहा डॉकर, cd डॉकर, ठीक है, लेकिन इसमें परमिशन डिनाइड बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर मैं देखूँ, आपको परमिशन दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि क्यों ऐसा बोल रहा है वो। तो यहाँ पे हूँ मैं, डॉकर, ये रहा, ये है रूट, और यहाँ पे परमिशन देखिए कैसे सेट कर रखा है, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। मगर स्टेट करूँ ना इसको, तो डॉकर का स्टेट देखते हैं, एक्सेस यहाँ पे 710 का है, ये इसीलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मैं सूडो रूट करता हूँ तो शायद रूट की ऑनर है रूट, तो शायद उससे ये कर पाए। तो एक बार उसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। cd, अच्छा मैं यहाँ पे आ गया हूँ, cd डॉकर करता हूँ, एक बार देखता हूँ अब ये क्या कहता है। मैं उसके अंदर जाता हूँ, नहीं जाता, अभी परमिशन डिनाई बोल रहा है, डॉकर परमिशन डिनाइड। तो इसके कुछ ना कुछ परमिशन का है, परमिशन का इशू है। परमिशन आपको मतलब शायद डॉकर के ग्रुप से या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, इवन रूट से भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ परमिशन का हो सकता है, परमिशन अगर हम ठीक करें तो शायद हो जाए, लेकिन हम इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्या है ना, इसी के अंदर आपके AUFS होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, इमेजेस होते हैं और वॉल्यूम्स होते हैं, 4 फोल्डर्स के अंदर जरूर होते हैं, और उसी के अंदर आपके जो करंटली जो रन करता है ना, वो सब उसी के अंदर होता है। तो क्या पता सिक्योरिटी की वजह से इसको ऐसा डिनाई करके रखा होगा, बाकी एक्सेस हो जाना चाहिए था। तो आप चाहो तो अगर इसको देखना चाहते हैं इसके अंदर, तो परमिशन चेंज करके इसके आप इसके अंदर देख सकते हो। बाकी जो कंटेनर्स होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, जो वॉल्यूम्स होते हैं, वो इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, हम थोड़ा सा डॉकर के ना ये जो वॉल्यूम्स है इसके बारे में थोड़ा जानना हम लोग को ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक डेटा वॉल्यूम को ये वैर लिव MySQL में इसको क्या किया है, माउंट कर दिया गया। तो ये एक्चुअल में जो दिख रहा है ना, ये नीले कलर का, ये आपका डॉकर का होस्ट है, मतलब उबंटू का जो भी मेरा उबंटू जिस पे मैं लॉगिन हूँ, ये वो है। इसके अंदर आपके जो इमेज लेयर है वो है ना, ये इमेज लेयर है, साथ में ये आपका डेटा वॉल्यूम, वैर लिव डॉकर वॉल्यूम्स और एक डेटा। तो ये जो दो चीज़ जो आपको दिखा रहा है ना, ये आप एक्सटर्नल आप कह सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो आप इसके अंदर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि डॉकर के अंदर नहीं बना सकते। अगर आपके पास अच्छा स्टोरेज है तो उसी डॉकर के होस्ट के अंदर भी बना सकते हो। तो ये एक्चुअल में एक्सटर्नल नहीं बोला गया है, इसको इंटरनल ही बोला गया है। तो ये कहाँ पे माउंट होता है, ये वॉल्यूम्स के अंदर माउंट होता है। वैर लिव डॉकर के अंदर ना वॉल्यूम्स नाम का एक आपको फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आप ना ये देखो एक वैर लिव डॉकर वॉल्यूम्स और स्लैश डेटा, ये दो आप बना दिया। और ये कहाँ पे जाके माउंट होता है, आपके जो कंटेनर के अंदर होता है। ये वैर लिव MySQL आपको पता है, वैर लिव MySQL क्या होता है, जो जितने भी डेटाबेस होते हैं ना हमारे MySQL के, जो भी फाइल्स होते हैं वो इसी के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है, चाहे आप उसको इंटरनल बना दो या चाहे आप कोई एक्सटर्नल स्टोरेज को भी आप माउंट कर सकते हो चाहो तो। ये एक छोटा सा ये हम देख पा रहे हैं इसको। और भी कुछ कमांड्स है यहाँ पे, डेटा वॉल्यूम, ये देखिए डेटा रन -v डेटा वॉल्यूम टू को किया है, डेटा रन v डेटा MySQL को ये देखिए इससे माउंट कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप माउंट करते हैं, डॉकर रन माउंट टाइप बाइंड सोर्स डेटा, ये देखिए मतलब उसी के अंदर भी आप बाइंड भी कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब डॉकर रन कमांड से डायरेक्ट टारगेट आप बता सकते हो कि ये टारगेट है मेरा। तो ये तरीका है आपके वॉल्यूम्स को माउंट करने का। आप डायरेक्ट माउंट भी कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी आपने माउंट कर रखा है तो क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे कि अगर इसका आप स्क्रिप्ट बनाते हो, डॉकर फाइल बनाते हो, तो आपको इस तरीके से पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। डॉकर में एक चीज़ और भी है कि जैसे किस टाइप के ये आपके स्टोरेज के ड्राइवर्स ये सपोर्ट करता है। तो AUFS है,
एक ZFS है, BTRFS भी चलता है, इसके साथ डिवाइस मैपर भी चलता है, ओवरले और ओवरले 2 ये तो आप जानते हैं, वो तो इसमें आपने देखा हुआ है। तो ये स्टोरेज ड्राइवर्स होते हैं जो आपके जो भी वॉल्यूम्स है उसको माउंट करने में उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप ये है मतलब 4-5 हैं आपके, टोटल 6 ऐसे हैं, और भी कई सारे होंगे। तो फिलहाल ये 6 जो हैं अभी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको स्टोरेज ड्राइवर के थ्रू ना आप कई सारे NFS स्टोरेज, SAN नेटवर्क के जो डिवाइसेस होते हैं वो, प्लस स्टोर जो हमारे क्लाउड की स्टोरेज होते हैं वो सब आप माउंट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। उसके बारे में आगे देखेंगे, जितना डिटेल में हो सकेगा उतना। तो चलिए बात करते हैं डॉकर कंपोज के बारे में कि डॉकर कंपोज कैसे चलेगा। जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मेरे पास मुझे कहा जाता है कि अगर एक वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन है उसको आप डॉकर पे करके दिखाओ, ठीक है। तो हमें ये पता है कि डॉकर ठीक है एक सिंगल कंटेनर तो चला सकता है, वो तो इतना तो हम लोग समझ गए हैं कि वो कैसे होगा। और अगर यही चीज़ हम वर्चुअल मशीन में करना चाहें तो वो हमें अच्छे से पता है कि 2 मशीन्स बना लेंगे, एक पे हम PHP और जो भी हमारे वर्डप्रेस का जो है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, और दूसरे पे डेटाबेस बना लेंगे, या उसी पे डेटाबेस बना के हम उसको कनेक्ट करा के चला देंगे, ठीक है। ये है। लेकिन अगर डॉकर में जाएँ तो क्या डॉकर ये कैपेबल है कि ये जो पूरा काम है इसको अच्छे से कर सके? तो इसको देखते हैं एक बार। जैसे मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले डॉकर रन ये करूँगा, फिर मैं लिख दूँगा वर्डप्रेस, ऐसा कुछ लिख दूँगा, लेटेस्ट है ना, या ऐसा कुछ लिख दूँगा, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस को यहाँ पे क्या करेगा, रन करा देगा, यही है ना। बट इसके लिए डेटाबेस भी तो चाहिए। अब डेटाबेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर डॉकर रन, मान के चलो कि अगर मैं कहता हूँ कि MariaDB या MySQL है ना, डॉकर रन MariaDB भी ऐसे चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, डॉकर रन, मान के चलो इसके अंदर मुझे अगर ऑब्जेक्ट केसिंग करनी है या रेडिस इंस्टॉल करना है तो फिर रेडिस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे, डॉकर रन रेडिस भी करना पड़ेगा। तो 3 मेरे पास कंटेनर हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें डॉकर रन कुछ कन्फिग्रेशन भी करूँ या ऑर्केस्ट्रेशन भी करूँ या कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट टूल यूज़ करूँ, जैसे एनसाइबल है ऑटोमेशन के लिए, तो ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो 4 कंटेनर हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम वर्डप्रेस को एक बार में ही सब इंस्टॉल कर लें डेटाबेस के साथ? तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। डॉकर कंपोज क्या करता है ना, एक फाइल होता है हमारे पास डॉकर कंपोज .yaml भी चलता है और YML भी चलता है इसमें, ठीक है। अब ये करता क्या है ये हम देख लेते हैं। मैं अगर नैनो करूं तो ये देखिए, तो डॉकर कंपोज जो है जो फाइल होता है, जैसे हमारा डॉकर फाइल होता है ये वैसी होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, ये YAML फॉर्मेट में होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सर्विसेज, कि क्या क्या सर्विसेज उसके अंदर कर रहे हो, फिर कॉलन एंटर, फिर थोड़ा सा इसको गैप दे के, या मान के चलो कि इसको, ये सर्विसेज का स्पेलिंग गलत है, सर्विसेज ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा सही तरीके से, एंटर। फिर इसमें जो टैब वगैरह है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं लिख दूंगा वेब। अब वेब क्या है, वेब के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, इसको भी थोड़ा लिखना पड़ेगा, या थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते हैं, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे थोड़ा सा बराबर कर देते हैं, ये देखिए ये बराबर में आ गया। फिर अब लिखेंगे इमेज, कौन सा इमेज उठाए। अब हम पहले कंपोज कर लेते हैं, उसके बाद ही समझ आएगा एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे ना, जैसे मैं लिख देता हूँ कि वर्डप्रेस, या पहले लिखूँगा मैं अपाचे या एनजिनिक्स मुझे चाहिए पहले, चलो ठीक है एनजिनिक्स चाहिए। एनजिनिक्स का कौन सा वर्जन चाहिए, लेटेस्ट वर्जन चाहिए, ठीक है ये लेटेस्ट वर्जन मेरा। तो मैं वेब सर्वर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं वेब सर्वर बना रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए होगा, तो डेटाबेस ले लेते हैं। डेटाबेस के अंदर क्या होगा, जो डेटाबेस है हमारा वो हम ले लेते हैं, मान के चलो MariaDB लेटेस्ट, इसको भी लेटेस्ट लेते हैं। तो आप चाहो तो कोई भी स्पेसिफिक वर्जन भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो डेटाबेस के अंदर एक्चुअली में हमने यहाँ पे गलती कर दी, ये आगे यहाँ पे डेटाबेस के आगे यहाँ पे इमेजेस भी होगा, इमेज होगा ना, ये इमेज कौन सा उठा रहे हो, तो इमेज आप बता रहे हो उसको कि कौन सा इमेज होना चाहिए, तो ये ऐसा कुछ होगा इमेज, ये हाँ। अब देखो ये सिंटेक्स वगैरह इसको आपको देखना पड़ेगा कि सिंटेक्स कैसे इसका ढंग से हो। डेटाबेस के बाद मान के चलो कि रेडिस चाहिए, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा रेडिस, ठीक है, या मैं लिख दूँगा इसको मैसेजिंग। मैसेजिंग का मतलब मैं इसको चाह रहा हूँ कि एक अलग अलग इसको सेक्शंस में बनाऊँ, और इसका मैं इमेज बोल दूँगा कि इमेज IMAGE इमेज। इसका इमेज कौन सा होगा, तो मान के चलो मेरा इसका जो इमेज है वो होगा रेडिस। रेडिस के आगे मैं लिख दूँगा एल्पाइन के साथ, मतलब एल्पाइन के ऊपर आपका रेडिस भी चले, एप्लीकेशन है ये रेडिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मान के चलें हम कुछ, जैसे हम बोल रहे थे ना ऑर्केस्ट्रेशन टूल, तो ऑर्केस्ट्रेशन टूल या ऑटोमेशन आप मान के चलो उसको, तो वो क्या होगा हमारा, उसका इमेज क्या होगा, मान के चलो हम उसका इमेज ले रहे हैं एनसाइबल, मान के चलो ये ऑटोमेशन वाला है, ठीक है। वो ये एक डॉकर का डॉकर कंपोज का एक एग्जांपल है। ये क्या कर रहा है कि डायरेक्ट ना 4 चीज़ को एक में जोड़ रहा है, और इस फाइल को अगर आप कॉल करते हो या चलाते हो तो ये चारों चीज़ एक साथ चल जाएगा, मतलब 4 कंटेनर हैं और 4 एक साथ चले। अब इसके अंदर और भी कन्फिग्रेशन हो सकते हैं कि इंजीनियर्स कौन से पोर्ट पे चलेगा, उसका क्या, उसका और क्या सेटिंग्स रहेगा, कन्फिग्रेशन फाइल कैसे रहेगा, वो सब जैसे डॉकर फाइल में होता है ना, पूरा हम उसको एक के बाद एक लिखते हैं इमेज बनाने के लिए, वैसे ही ये इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करता। जैसे मैं लिखता हूँ डॉकर कंपोज अप -d, इसका मतलब क्या है, डॉकर कंपोज अप कर दो, -d मतलब डिमोनाइज कर दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डॉकर कंपोज .yaml फाइल है उसको सर्च करेगा, अगर उसको ये डायरेक्टरी में मिल जाएगा ना तो ये उसको रन करा देगा। एक बार करके देखते हैं, मेरे पास एक फाइल है, वो थोड़ा देखते हैं उसको वो क्या करता है। ये देखिए मैं जैसे ही इसको रन किया, ये क्या किया, इसने कंटेनर को पुल किया और इसको स्टार्ट भी कर दिया। मैं करता हूँ डॉकर PS, ये देखिए मेरा वर्डप्रेस का लेटेस्ट और MariaDB ये दोनों आ गया, मतलब 2 चीज़ आ गए, कंटेनर 2 बन गए हैं। लेकिन मुझे यही समझ आता है कि अगर वर्डप्रेस के अंदर ही अगर होता ना मेरा डेटाबेस तो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हम एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या मेरा वर्डप्रेस सच में चल रहा है। एक बार नेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो मैं यहाँ देख रहा हूँ पोर्ट 80 पे, तो मेरा ये क्या है, ये वर्डप्रेस लेटेस्ट, मतलब ये होगा वेब सर्वर होगा ना इसके अंदर, वर्डप्रेस है तो पोर्ट 80 पे तो चल रहा है मेरा, और ये सब पे लिसन कर रहा है। अगर मैं इसको ब्राउज़र पे खोल के देखूँ, चलिए वो भी करके देखते हैं, तो अगर मैं होस्ट का IP डालूँ 192.168.1.25 तो क्या ये चलेगा, एक बार ये चेक करते हैं। ये देखिए आपका वर्डप्रेस चल गया, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन विंडो पे आ गया, ठीक है। तो अब हम डॉकर कंपोज को समझेंगे और अच्छे से कि क्या है। एक बार हम करते हैं डॉकर इंस्पेक्ट, एक बार देखते हैं कि ये क्या क्या इसके अंदर किया गया है। ये इंस्पेक्ट है, क्या किया है इसके अंदर, काफ़ी सारे चीज़ है इसके अंदर, काफ़ी लंबा है। ये रहा ID बता दिया, तो ठीक है ID तो समझ आता है, क्रिएट कब हुआ, पाथ वगैरह बता दिया। डॉकर एंट्री पॉइंट .sh है, sh फाइल मतलब कोई स्क्रिप्ट की फाइल है, उसके थ्रू किया गया, तो स्क्रिप्टिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए इसके लिए। अपाचे 2 को फोरग्राउंड में, मतलब अपाचे 2 फोरग्राउंड का मतलब है जो सामने में जो चलता है वो अपाचे, तो अपाचे तो सर्वर है ना, वेब सर्वर, उसके बिना वर्डप्रेस तो नहीं चलेगा, कि उसके अंदर PHP भी आता है। तो कोई इमेज बनाया होगा किसी ने, उसके अंदर वेब सर्वर का इमेज होगा, अपाचे भी होगा, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल्ड होगा, है ना। तो ऐसा कुछ बनाया गया है। स्टेटस बता रहा है यहाँ पे, रन वगैरह सब है, और यहाँ पे कुछ नेम बता रहे हैं, उबंटू वर्डप्रेस 1, ये शायद नाम वाम होगा, ये लॉग वगैरह बता रहा है, ये नेम है हमारे कंटेनर का। ये जो ड्राइवर है ओवरले 2 यूज़ कर रहा है, प्लेटफॉर्म लाइनक्स है यहाँ पे। और नीचे थोड़ा देखते हैं क्या है इसके अंदर, काफ़ी सारे चीज़ें हैं। ये वॉल्यूम दिख रहा है मुझे, एक सोर्स उबंटू WP_data, ये कहाँ पे इसको माउंट किया है, var www HTML के अंदर माउंट किया है, ठीक है। मतलब
इस नाम का एक एक्सटर्नल आप वॉल्यूम कह लें, ठीक है, वो बनाया गया है, उसको यहाँ पे माउंट, इसके अंदर माउंट किया। मतलब मेरा जो HTML की फाइल है वो भी बाहर से उसको मैं कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ये कुछ डेटा है, डेटा डाला है, काफ़ी सारे डेटा है इसके अंदर। फिलहाल तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डेटा है इसके अंदर। वॉल्यूम, ये एक और वॉल्यूम दिख रहा है मुझे कुछ। अच्छा, ये वॉल्यूम का ही बता रहा है कि WP डेटा, ये इस नाम का एक वॉल्यूम बनाया गया है और उसका पाथ ही यहाँ पे है। अच्छा, ये यहाँ पे पाथ है। चलिए, पाथ मैंने कॉपी कर लिया। अगर मैं इस पाथ पे जाऊँगा तो मुझे इसका ये वाला फ़ोल्डर दिखना चाहिए, वर्डप्रेस का। ठीक है, ये मेरे सिस्टम के अंदर है, ये कंटेनर के अंदर है, इसको इससे मैप कर दिया गया है। ऐसा कुछ मुझे समझ आ रहा है अगर वॉल्यूम जानते हैं तो। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्डप्रेस का डीबी होस्ट का नाम डीबी रख दिया है, शायद DNS नेम रिजॉल्व हो गया होगा अंदर ही अंदर। डीबी का यूज़र दे दिया है, उसका पासवर्ड दे दिया है, उसका नेम दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक भी बहुत अच्छा था। अगला देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर हमको देखने को मिल जाएगा। PHP कुछ बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन PHP का वर्जन भी बता रहा है, GPG कीज़ भी बता रहा है, अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी भी यहाँ पे बता रहा है। तो ये सब इन्वायरमेंट है, पूरे इन्वायरमेंट इसके अंदर डाल दिया गया है। तो इन्वायरमेंट से ही इसने यूज़र नेम और पासवर्ड भी उठा लिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये एंट्री पॉइंट बता रहा है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ स्क्रिप्ट होगा, उसमें यही लिखा होगा कि इसको स्टार्ट कर दो, ऐसा कुछ लिखा होगा। देखते हैं उसको भी। हाँ, सैंडबॉक्स की कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्राइवर वगैरह कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम ना ये गलत कर दिया मैंने एक्चुअली। मुझे ना पहले वो वॉल्यूम को देखना था कि वॉल्यूम कहाँ पे है। हम एक बार वॉल्यूम को चेक करते हैं, ये रहा। तो इस वॉल्यूम को यहाँ पे हम जाएंगे और वॉल्यूम को चेक करेंगे। CD नहीं, इसके अंदर तो नहीं है। क्या कह रही है? अच्छा, परमिशन ही नहीं है ना, वायर लिप डॉकर के अंदर हमें परमिशन ही नहीं है, तो परमिशन का इशू बता रहा है ये। अम, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाऊँ ना, डॉकर के अंदर, तो एक वॉल्यूम्स के अंदर मिलेगा आपको इस नाम का फ़ोल्डर मिलेगा और वहाँ पे उसको माउंट किया गया है। तो मतलब डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर ही है, बस हमें दिख नहीं रहा, वो बात अलग है। बाकी है उसके अंदर, वो भी चेक करेंगे कभी। और एक और चीज़ है, डॉकर PS। यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि DB के अंदर क्या करके रखा है। तो डॉकर इंस्पेक्ट, कंटेनर का नाम, ये देखिए इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर भी देखिए, ये देखिए, ये इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी वॉल्यूम्स है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। और इसके अंदर भी मैं देख पा रहा हूँ, इन्वायरमेंट के अंदर ये देखिए जो पासवर्ड वगैरह है ना, वो है। तो कहने का मतलब है, इन्वायरमेंट के अंदर अगर यूज़र ने पासवर्ड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो अगर वर्डप्रेस का अगर कंटेनर कर रहे हैं, वहाँ पे भी यही इन्वायरमेंट डाला गया है, यही सब है कि MySQL का पासवर्ड ये होगा, तो वो अपने आप ही उससे कनेक्ट हो जा रहा है, ऐसा कुछ है, या उसके फाइल में ऐसा लिखा जा रहा है। क्योंकि देखो, वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है, एक WP config नाम का फाइल होता है, ठीक है, उसके अंदर हम ये सब चीज़ लिखते हैं, तब जाके वो आपके डेटाबेस से कनेक्ट होता है। ठीक है, हम तो यही तक जानते हैं ना। तो कोशिश करते हैं कि क्या हम उसको कर पाते हैं। तो सबसे पहले करते हैं डॉकर PS। इसके अंदर डॉकर जाते हैं, डॉकर exec -IT के बाद एक बार मैं जाता हूँ वर्डप्रेस के अंदर, मुझे सबसे पहले जाना है। तो आई थिंक ये होगा नेम के अंदर हमें जाना होगा। उसके आगे हम एक बार बिन बेस चला के देखते हैं, उसके अंदर जाके बिन बैश, ये हम गए। तो हाँ, ऑलमोस्ट पहुंच गया। तो इसका जो होम डायरेक्टरी वही है, var www.html है। ठीक है, df-h कुछ और कमांड चला के देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं। etc होस्ट है, अच्छा ये रूट है, 12 GB का रूट बता रहा है, 7.7 GB। लेकिन ठीक है, यहाँ पे ls करते हैं। देखिए बिल्कुल वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है इसके अंदर। हमारा जो यहाँ पे काम था वो ये था कि WP config को चेक करना। क्या इसके अंदर WP config है? ये दिख रहा है मुझे WP config.php, इसी को हमें देखना पड़ेगा, क्या इसके अंदर कुछ कन्फिगरेशन है। तो मैं कैट एक बार देखता हूँ, कैट चलता है तो कैट बिल्कुल चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका पूरा जो इंक्रिप्शन वगैरह होता है वो भी है। ये देखिए DB पासवर्ड। हाँ, अब कुछ हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि ये इन्वायरमेंट करता क्या है। समझ रहे हैं इन्वायरमेंट क्या करता है?
अब इन्वायरमेंट वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया डीबी यूज़र को, और यहाँ पे बोल दिया है कि ये आप यूज़ कर लो, है ना। यहाँ पे एक्चुअल में वो लिखा नहीं गया है, जो हमारा यूज़र नेम जो हम पहले वर्चुअल मशीन के अंदर जाके लिखते थे उसको लिखा ही नहीं गया, उसको बस वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया है, और जैसे ही ये चलता है ना तो अपने आप ही उसको उठा लेता है। ये इस तरीके से कनेक्ट किया है, तो आप ये समझ सकते हो कि कैसे आप जो कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है उसके लिए कितने अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये गेट इन्वायरमेंट वेरिएबल डॉकर, तो ये जो लिखने के बाद इनमें ये जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर दिए हैं, तो यहाँ पे उसका यूज़र नेम वर्डप्रेस का डीबी का जो पासवर्ड है वो आ जाता है, और एग्जाम्पल पासवर्ड जो लिखा है ये है, तो वो अपने आप ही से चेंज हो जाता है। ये फॉर्मेट बताया है इसके अंदर। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो कन्फिग्रेशन होता है ना इसका, उसको वेरिएबल के थ्रू बनाया गया है। मतलब कहने का मतलब है, ये जो वर्डप्रेस है, स्पेशली इसका जो कन्फिग फाइल है, इस पे देखिए ये सब आपको मिलेंगे नहीं अगर आप ओरिजिनल वर्डप्रेस डाउनलोड करते हो। तो ये डॉकर का जो इन्वायरमेंट है उससे उसको उठा रहा है ताकि अपने आप कनेक्ट हो जाए। तो ये तरीका है दो कंटेनर्स को कनेक्ट करने का, डेटाबेस को और साथ में आपके अपाचे के सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होते हैं इतना काम का होता है, बस इसको ध्यान रखें, ठीक है। अगला आते हैं, ये हम अभी कंटेनर के अंदर हैं, ये कंटेनर के अंदर है और हम देख पा रहे हैं, एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फाइल है, इसमें कुछ भी वो नहीं है। एक बार इससे एग्जिट करते हैं, यहाँ पे करते हैं df-h, यहाँ पे कुछ बता रहा है, तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हमारे डॉकर कंपोज फाइल। जो इतना सारा जो काम इसने कर दिया वो फाइल दिखता कैसे है पहले ये देखते हैं। तो मैं इसको नैनो करता हूँ, नैनो डॉकर, ठीक है। ये देखिए, तो ये फाइल था जो मैंने रन किया था। क्या कर रहा है, सर्विसेज, तो डीबी नाम का कुछ बनाया है इसने। इमेज, क्या इमेज है, तो मरिया डीबी इमेज इसने 10.6.4 फोकल का जो होता है ना बना उबंटू का, ये वाला उठा लिया है, ठीक है। कमांड क्या डाल, डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्लगइन, ये देखिए माई एसक्यूएल का जो नेटिव पासवर्ड है ये वो यूज़ कर रहा है, तो कमांड भी यहाँ पे डाल दिया। वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम भी डिफाइन कर दिया कि db_data नाम का एक बना दो, वायरलिब के अंदर जो डॉकर है उसके अंदर वॉल्यूम्स नाम का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर ये बना दो, उसको इससे मैप कर दो ताकि डेटा जो है ना वो वहाँ पे रहे, ठीक है। रीस्टार्ट ऑलवेज कर दो। बोल रहा है एनवायरमेंट वेरिएबल, देखिए एनवायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे डाल दिया है, मतलब डेटाबेस का जो हम कुछ बना रहे हैं उसका एनवायरमेंट वेरिएबल यहीं पे डाल दिया गया है, ठीक है। साथ में क्या किया है, एक्सपोज कर दो बोल रहा है 3306 और 33060 को, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारा वेब स्टार्ट होता है, जहाँ पे वर्डप्रेस लिखा है ना, ये हमारा वेब सर्वर स्टार्ट होता है। तो इसके लिए जो इमेज लिया गया है वो वर्डप्रेस का लिया गया। तो वर्डप्रेस का इमेज ऑब्वियसली बात है वो अपाचे पे चलेगा ना, तो अपाचे इसके अंदर ही है, मतलब ठीक है। बोल दिया लेटेस्ट वर्जन उठा लो। इसमें भी कुछ वॉल्यूम्स बनाया गया है, बोला wp_data फिर var www.html, इसको मैप कर दो, पोर्ट 8080, रीस्टार्ट ऑलवेज कर दो। और यहाँ पे भी देखिए ये मैच कर रहा है ना, ये वर्डप्रेस डीबी होस्ट, वर्डप्रेस डीबी यूज़र, वर्डप्रेस पासवर्ड और वर्डप्रेस नेम, ठीक है। तो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है डीबी वाले से। ये डीबी का एक अलग कंटेनर बना हुआ है यहाँ पे और इसका अलग कंटेनर, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम दो मल्टीपल कंटेनर एक ही फाइल से बना रहे हैं और बहुत कुछ ऑटोमेट भी कर रहे हैं। इसका मतलब पासवर्ड भी सेट कर रहे हैं, उसको चला भी रहे हैं, पोर्ट भी बता रहे हैं, वॉल्यूम्स भी हम बता रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी ऐसे बनेंगे। तो बहुत सिंपल सा एक है, इससे भी और कॉम्प्लेक्स आपके स्क्रिप्ट्स आते हैं और उसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे उस पर काम करना है और किस तरीके से हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ तक मुझे समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब मुझे ये समझना है कि ये जो वॉल्यूम्स को ये बाहर क्यों रखा गया है, ये जो वॉल्यूम्स है इसको बाहर क्यों रखा गया है, ठीक है। ये अब समझना है कि क्या वजह है कि इनको बाहर रखा गया है। बाहर कहने का मतलब कंटेनर से बाहर, ये है तो कंटेनर से बाहर ना। ये जो एक्चुअल जो इसका लोकेशन जो है WP डेटा, ये है कहाँ पे, varlib varlib डॉकर, डॉकर के अंदर वॉल्यूम्स है और वॉल्यूम्स के अंदर ऐसे कुछ वॉल्यूम्स बना दिया गया है, ठीक है। और कंटेनर के अंदर हमारे इससे मैप कर दिया गया है। कहने का मतलब इसके अंदर जो भी फाइल्स होगा वो एक्चुअल में यहाँ पे होगा। ऐसा करने का क्या वजह हो सकता है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। मान के चलो मेरा डेटाबेस है भाई, डेटाबेस ठीक है। अगर डेटाबेस अगर अंदर में होता कंटेनर के, तो कंटेनर तो कभी बंद होता है ना या रीस्टार्ट होता है ना। तो रीस्टार्ट होने के बाद क्या होता है, कंटेनर आपका जो भी चीज़ें जैसे आपने बनाया था वैसे वैसे वो फिर से स्टार्ट हो जाता है।
डेटा सेव कहाँ पे होगा? तो डेटा सेव करने के लिए जो मैंडेटरी है वो है आपके वॉल्यूम्स, क्योंकि ये बाहर है। तो आप जो भी, अब जैसे एप्लीकेशन चल रहा है, एप्लीकेशन में आप जो भी काम करोगे वह कहाँ पे सेव होगा भाई? एक्सटर्नल ड्राइव में सेव हो रहा है ना भाई। वॉल्यूम्स जो है इसके लिए, इस कंटेनर के लिए तो एक्सटर्नल है, तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा वो एक्सटर्नल वहाँ पे सेव हो जाएगा। इसलिए हमारे वॉल्यूम्स बहुत जरूरी है, खासकर डेटाबेस के लिए। अगर इसको अंदर में रखोगे तो जैसे हमारा ये जो, क्योंकि ये तो उठाता तो इमेज से ही है ना, तो इमेज तो एक ही है, वो इंटैक्ट ही वैसे ही रहेगा, उस पर तो आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते। जो एक बार पैक होके आ गया वो वैसे ही रहेगा। बस उसका काम ये कि एप्लीकेशन को चला देना। हाँ, कुछ चीज़ सेव नहीं कर सकते आप। हाँ, सेव करना है तो आप उसको कहीं एक्सटर्नल कहीं पे सेव करो, उसका कहने का मतलब ये है। इसलिए हमने यहाँ पे वैरलिब माइस्क्यूएल जो है, जो कि हमारा डेटाबेस जो है वो पूरा, जहाँ पे जितने डेटाबेस हम बनाएंगे वो सब वहीं पे रहता है, तो उसको उनको पता है कि इसको यहाँ पे रखेंगे, बाहर में रखेंगे तो ये इंटैक्ट रहेगा। तो इसका मतलब यही हुआ। सेम ऐसे ही अब जैसे वैर WWHTML है, अब होता क्या है, वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे पेजेस बनते हैं, पोस्ट बनते हैं, सेटिंग्स होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर, ठीक है, मैं मान गया। लेकिन भाई वहाँ पे भी तो नए नए चीज़ बनते हैं, तो इसको भी तो सेव करना है, नहीं तो मैं इसको जैसे रीस्टार्ट करूँगा ना, फिर वैसी का वैसी मिल जाएगा मुझे। अब एक बार देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, इसको देखते हैं कि कैसे है। ये स्क्रिप्ट आपको समझ आ गया होगा, लग तो डॉकर फाइल की तरह ही रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि दो एक साथ बना रहा है। डॉकर फाइल में तो एक ही बनाता था ना, इसमें दो बना रहा है। वो इमेज बनाने का काम आता था और ये प्रॉपर कंटेनर बनाने का काम आता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। बाकी ये ऑटोमेशन के काम आता है, इसी के थ्रू आप डॉकर कंपोज के थ्रू ऑटोमेशन करके कई सारे काम कर सकते हो। तो अभी हम फिलहाल ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ। अब जो मुझे देखना है, जैसे मैं जो कह रहा था ना कि सेव भी तो होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो मैं वर्डप्रेस पे हूँ, मुझे अगर मैं रीस्टार्ट कर देता उसको, जो मैं कंटेनर बंद करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे फिर यही स्क्रीन आएगा ना। हाँ, लेकिन अगर इसका जो स्टेट है, स्टेट कहने का मतलब जो इसकी स्थिति है, जो इसके फाइल्स है, उसको मैं चेंज कर दूँ, जो फाइल्स है वो बाहर है, कंटेनर से बाहर है, तो सेव तो हो जाएंगे ना। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ इसको एक बार सेटअप करके। कंटिन्यू कर दिया मैंने, साइट का टाइटल डाल दिया testsite.com मान के चलो। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड ये पासवर्ड डाल दिया मैंने, ठीक है। ये कन्फर्म एज अ वीक पासवर्ड बोल रहा है, ठीक है, वो हम मान लेते हैं उसको। एक ईमेल बोल रहा है testsite.com, ऐसा कुछ डाल दिया मैंने। और इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डेटाबेस से कनेक्ट होगा तो ये तो आगे बढ़ेगा, पूरा इसको इंस्टॉल भी करेगा। देखिए ये कर दिया ना इसने इंस्टॉल। लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ये आ गया। क्या था, एडमिन, और पासवर्ड क्या था वो भी डाल देता हूँ, ये। तो अगर सब चीज़ सेव हो रहा है वहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको रिबूट करूँगा ना, या मेरा ये जो कंटेनर फिर से जब चलेगा, तो ये सब सेव मिलेगा, मुझे और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। मैं इसमें कुछ प्लगइन्स वगैरह देखता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ, या कुछ पोस्ट भी बना के हम देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर। हेल्थ चेक ये मैंने इंस्टॉल कर दिया मान के चलो। परफॉर्मेंस लैब, BB प्रेस, बडी प्रेस, कई सारी चीज़ें इसके अंदर। रिडक्स फ्रेमवर्क, एडमिन मेन्यू। मैं बस कुछ चेंजेस यहाँ पे करना चाहता हूँ, जैसे डिस्प्ले PHP वर्ज़न, ठीक है, इसको भी कर देता हूँ मैं। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया ना, ये भी इंस्टॉल हो गया, और एक और। अब देखते हैं एक बार क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। प्लगइन्स में मैं गया, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर मैं डिस्प्ले PHP वर्ज़न, साथ में हेल्थ चेक ट्रबल शूटिंग, ये दो मैंने क्या किया ना, इसको मैंने अभी इंस्टॉल किया है, ठीक है। इसको एक्टिवेट भी करके देख लेते हैं, इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। चलिए दोनों एक्टिवेट हो गया। हेलो डॉली, इसको भी कर देते हैं एक्टिवेट। ये एंटी स्पैम का कोई सॉफ्टवेयर है किस्मेट, ये भी कर देते हैं, ठीक है। कुछ प्लान वान पूछ रहा है, इसको फ़िलहाल तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बस हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किए हैं। देखिए एंटी एक्समेट का जो हमारा एंटी स्पैम भी आ गया है यहाँ पे। टूल्स, प्लगइन, अपीयरेंस, थीम्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारा दिख रहा है। एक थीम डाल के देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा कि क्या हुआ है इसके अंदर। मान के चलो ये मैं एस्ट्रा थीम जो है ना, ये इंस्टॉल करके देखता हूँ, और साइट में क्या चेंजेस आते हैं। फ़िलहाल जो साइट है मेरा ना, वो इस तरह से दिख रहा है, ये।
तो ये एक बेसिक थीम के साथ बना हुआ साइट है। अभी मैं एक नया थीम डाल रहा हूँ इसके अंदर, एक्टिवेट कर रहा हूँ इसको, और भी काफ़ी कुछ मांगेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड, विजिट साइट करके देखते हैं एक बार। तो ये इस तरीके से बन गया कुछ। अब ये चेंजेस आ गया, फ़ोटो वगैरह जो थे ना, सैम्पल पेज पे क्लिक करूँ तो ये देखिए काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया, testsite.com लिख के आ गया है। ये यहाँ पे भी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हट जाएगा। तो ये इस तरीके से बन गया है, मान के चलो, ठीक है। मैंने चेंजेस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको करता हूँ, नहीं ऐसे ही रहने देता हूँ मैं फ़िलहाल। तो मैं जाता हूँ अपने पुट्टी के सेशन पे। अब मैं क्या करूँगा, डॉकर ps, ठीक है। अब मेरा ये जो है, देखो जो भी मैंने वहाँ पे चेंजेस करे हैं, जैसे यूज़र नेम बनाया है, ठीक है, पासवर्ड बनाया है, वो कहाँ पे गया होगा भाई, वो तो मेरा ना डेटाबेस के अंदर गया होगा ना। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, अगर चेंजेस सेव हो रहा है और नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टार्ट करूँगा तो भाई वही मेरा एडमिन, मतलब वही यूज़र वही पासवर्ड होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, अगर वर्डप्रेस में अगर उसको मैं बंद करता हूँ तो जो मैंने सेटिंग डाले हैं उसके अंदर, जो प्लगइन्स डाले हैं और जो मैंने वहाँ पे वो जो एस्ट्रा का थीम डाला वो वैसे ही इंटैक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं। डॉकर स्टॉप, अब मैं एक बार स्टॉप करता हूँ, ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया। और इसको भी डॉकर स्टॉप, ये वाला था। तो अब मैं डेटाबेस को भी ये बंद कर रहा हूँ। तो डॉकर ps, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी रनिंग कंटेनर नहीं है, डॉकर ps-a करके भी देख लेते हैं। तो ये दोनों हैं, ये मेरे क्या हो गए, एग्जिटेड हो गए, मतलब बंद हो गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक बार फिर चलाना कैसे ये समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल चलाना है कि डॉकर फाइल से चलाना है, ठीक है। डॉकर कंपोज अप करके देखते हैं, डॉकर कंपोज अप -d, ये फिर से कुछ रन कर रहा है कंटेनर। अब फिर चला दिया क्या इसने, देखते हैं डॉकर ps-a, ठीक है। अब इसने ना क्या किया, देखिए अप कर दिया, अब चला दिया, पोर्ट भी यहाँ पे एक्सपोज कर दिया। एक बार देखते हैं कि ब्राउज़र में क्या कहता है। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो कुछ आता है कि नहीं आता, एक बार बस ये हमें चेक करना है। फ़िलहाल तो वैसे ही दिख रहा है मुझे। एक बार फिर से एक नया विंडो पे देखते हैं, 192.168.1.25, ये देखिए चेंजेस परसिस्ट करता है, मतलब चेंजेस अब यहाँ पे हमेशा के लिए रह गया है। अगर मैं इसके डैशबोर्ड पे चाहूँ, भाई मैंने क्या किया, उसको बंद किया ना, बंद करके फिर से चालू किया, चेंजेस जो मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअल में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, एक्सटर्नल जो हमारा जो वॉल्यूम था उस पर हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। देखिए एक्स्ट्रा भी इसके अंदर दिखा रहा है, प्लगइन्स के अंदर जाऊँगा तो मैं प्लगइन्स भी दिखाएगा। तो आपको अगर परसिस्टेंस चाहिए, कहने का मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, उसका कोई डेटा है जिस पे यूज़र वगैरह लोग डेटा, मतलब जो यूज़र आपके वो डेटा स्टोर करते हैं, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम चाहिए होगा जहाँ पे एक्सटर्नली आप उस डेटा को सेव कर सको। तब आपका वो वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है वो वहाँ पे उसका डेटा सेव कर पाएगा। तो ये तरीका है काम करने का इस पर। डॉकर कंपोज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें ये ऑटोमेट करता है और उसके थ्रू आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंटेनर्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। कमांड्स हमने पढ़ लिए, डॉकर कंपोज भी हमने देखा हुआ है कि कैसे काम करता है। इसके अलावा कहें तो कुछ लिंकिंग का भी काम होता है, डॉकर के जो लिंक्स होते हैं वो भी काम आता है। एक डॉकर कंपोज बिल्ड भी होता है, ठीक है। तो बिल्ड भी काफ़ी काम का चीज़ है। अब डॉकर कंपोज के वर्जन्स भी होते हैं कई सारे, डॉकर कंपोज जो अलग अलग वर्जन्स है उसके वो भी दिखाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डॉकर रजिस्ट्री के बारे में। डॉकर रजिस्ट्री होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, डॉकर पुल, क्या एनजीनिक्स मान के चलो, ये क्या करता है, ये docker.io से लाइब्रेरी नाम का कोई जिसको फोल्डर मिला वहाँ पे इसको पुल कर लिया, इसका मतलब यही हुआ ना। तो ये docker.io क्या चीज़ है, ये रिपोजिटरी है, मतलब पब्लिक रिपोजिटरी कह लो, डॉकर ने बनाया है ना इसलिए उसको तो देना ही पड़ेगा ये, तो उन्होंने इसको दिया है। क्या प्राइवेट रिपोजिटरी भी बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है प्राइवेट रिपोजिटरी। जैसे आपकी कंपनी है, वो एप्लीकेशन को इस तरह से कंटेनर में चलाना चाहती है, ठीक है, या कुबरनेटिस के अंदर चलाना चाहती है,
तो उसको भी तो पैक करना पड़ेगा ना, उसको भी कंटेनर के इमेजेस बनाने पड़ेंगे, तो वो कहाँ पे रहेगा? वो डॉकर हब पे थोड़ी डाल देगा। डॉकर हब पे डालेगा तो सभी लोग उसको देख पाएंगे। तो डॉकर हब में भी सब्सक्रिप्शन होते हैं, जैसे हमारा गिट हब होता है, उसमें भी आप जो अपने कोड को छुपा सकते हो प्राइवेट रिपोजिटरी के अंदर, और पब्लिक रिपोजिटरी के अंदर अगर डालोगे तो सबको देख पाएंगे, ऐसे ही उसमें भी होता है। तो एक तो तरीका वो है कि आप डॉकर का सब्सक्रिप्शन ले लो और जो भी आपके इमेजेस हैं उसको वहाँ डालो। नहीं तो और क्या तरीके हैं, आप खुद का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो। कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप खुद के प्राइवेट रजिस्ट्रीज बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और क्या तरीका है, जैसे AWS है, तो AWS में आपके कंटेनर रजिस्ट्री होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका AWS पे ही आपके सर्वर्स वगैरह हैं, वहीं पे डॉकर चल रहे हैं, आपके कुबरनेटिस चल रहा है, तो आप क्या यूज़ करोगे? AWS का रजिस्ट्री यूज़ करोगे ना, कंटेनर रजिस्ट्री। ऐसी हमारा एज़्योर में भी होता है, GCP में भी होता है, आपका डिजिटल ओशियन में भी होता है, और भी कई सारे, अलीबाबा है, ओरेकल है, IBM है, जितने भी पब्लिक क्लाउड होते हैं सब में ऐसा होता है। तो आप वहाँ पे ऐसा रजिस्ट्री यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हमने क्या किया, हमने एक इमेज बनाया, डॉकर इमेजेस करेंगे ना, तो आपका जो भी आप इमेज बनाए डॉकर फाइल से, डॉकर जो फाइल है उससे आपने एक इमेज बनाया मान के चलो, तो उसको रखना कहाँ पे, आप अपने लोकल सिस्टम पे थोड़ी रखोगे। तो जैसे गिटहब पे हम क्या करते हैं ना, अपने कोड को पुश करते हैं, वैसे इमेजेस को भी पुश करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, ताकि उसको ऑटोमेट करके उस इमेजेस को दूसरे लोग भी यूज़ कर सकें, आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी चल सके, या जो भी आपका इन्वायरमेंट है वहाँ पे चल सके। तो हम जितने भी डॉकर फाइल के थ्रू जो इमेजेस बनाते हैं वो उसको हम वहाँ पे रखते हैं। और ये बहुत एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एक सीरीज़ ऑफ एप्लीकेशन है, कम से कम 15-20 आपके अलग अलग कंटेनर्स हैं, और सबको एक साथ मिला के एक बड़ा एप्लीकेशन को चलाना है, टुकड़ों टुकड़ों में आपने बांट दिया, ठीक है। मोस्टली यही कहा जाता है ना कि जो कंटेनर जो है वो क्या काम करता है, वो माइक्रो सर्विस, मतलब आपके बड़े जो सर्विस है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और उसको अलग अलग कंटेनर्स में चलाता है। अब इसका क्या फ़ायदा है, जैसे एक कंसेप्ट है मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज, ये कंसेप्ट है माइक्रो सर्विसेज, ये कंसेप्ट है। मोनोलिथिक यानी क्या है, ऐसा एप्लीकेशन जो कि हम वर्चुअल मशीन में चलाते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन आपका, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं उसके अंदर, मान के चलो ठीक है 4 फंक्शन या 5 फंक्शन है, मान के चलो, ऐसा मान के चलो। आपका एक एप्लीकेशन है कंपनी का, वो उसके अंदर क्या, मान लो ERP का एप्लीकेशन है, HR है उसके अंदर, पेरोल है उसके अंदर, उसी के अंदर आपका अकाउंटिंग है, उसी के अंदर आपका प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर आपका जो और भी जैसे डिपार्टमेंट होते हैं ना, फ्रंट डेस्क का डिपार्टमेंट होता है, आपके इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट होता है, टिकटिंग का डिपार्टमेंट होता है, सर्विस टिकट्स का, कि कोई किसी को शिकायत है वाला, जैसे IT का कोई सर्विस है ना तो वैसे टिकटिंग वाला है। तो एक ही ERP में ऐसे 4-5 मॉड्यूल्स हैं, अब ऐसे मान के चलो, तो मोनोलिथिक हम उसको कहेंगे कि एक ही ERP में सब है। अब वो जो ERP है उसको जब कंटेनराइज किया गया तो कैसे किया गया, ERP के अंदर उसने देखा कि 5 या 7 मॉड्यूल्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, एप्लीकेशन को वहाँ से उठा के सिर्फ HR के एप्लीकेशन को उठा के उन्होंने क्या कर दिया, एक कंटेनर बना दिया। ऐसी अकाउंट को उठा के एक कंटेनर बना दिया, और जो जैसे अटेंडेंस का है, IT का सपोर्ट टिकट वाला है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, वो सबको अलग अलग कंटेनर बना दिया, तो उसको हम कहेंगे माइक्रो सर्विसेज। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब और अलग तरीके से हो सकता है, बाकी मैं ऐसा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि 5-6 मॉड्यूल्स थे, उसके 5-6 अलग अलग कंटेनर बना दिए, माइक्रो सर्विसेज बना दिए इसको, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उनको इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है कि अब वो चलने लग गया, भाई जैसे यहाँ पे मोनोलिथिक इन्वायरमेंट में जैसे चल रहा था वैसे यहाँ पे भी चल रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या है इसका, भाई ऐसा इतना मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ, मान के चलो पहले क्या होता था, ये जो मोनोलिथिक ऐप में भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी का कुछ पेज नहीं खुल रहा, मान के चलो कि पोर्टल ही नहीं खुल रहा, तो लोग क्या कहते थे, अरे भाई आपका एप्लीकेशन ख़राब हो गया, ERP का इसको ठीक कर दो, ऐसे बोलते थे ना। जो भी उसका डेवलपर है या जो IT वाला बंदा होगा उसको बोलेंगे, तो IT वाला बंदा डेवलपर के साथ मिलकर उसको ढूंढेगा, भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है यार, बताओ तो क्या प्रॉब्लम है, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यही चीज़ माइक्रो सर्विसेज में है, तो देखो 7 अलग अलग, मान के चलो 4 या 5 या 7 आपके अलग अलग एप्लीकेशन को अलग अलग कंटेनर में चला दिया गया है। कुछ चीज़ ख़राब हो गया, लोग फिर शिकायत कर रहे हैं कि भैया कुछ प्रॉब्लम आ गया, भाई पोर्टल नहीं खुल रहा, देखो क्या हो गया। तो जो
आपका डेवलपर है और जो सिस्टम वाला बंदा है IT वाला, वो क्या करेगा, ये 7-8 कंटेनर है, इसमें से कौन सा कंटेनर में प्रॉब्लम आ रहा है ये देखो पहले। तो मान के चलो HR वाले कंटेनर में प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से जो दूसरे कंटेनर है उसमें भी प्रॉब्लम, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बाकी ये चल रहा है कंटेनर्स, तो ये सब बाकी सब चल रहे हैं, लेकिन ये कंटेनर में स्पेसिफिक ये बंद हो गया है भाई, ये कंटेनर नहीं चल रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, HR के जो मॉड्यूल है उस वाले कंटेनर में हुई, उस माइक्रो सर्विसेज में प्रॉब्लम हुई। तो फट से पता चल गया कि भाई HR वाले में जो है उसमें बस उसको ही ठीक करना है। इसमें पता नहीं चल पा रहा था भाई कि कहाँ पे किस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये क्या करता है, माइक्रो सर्विसेज अलग अलग टुकड़ों में काट देता है आपके एप्लीकेशन को, और एग्जैक्टली आपको ये फ़ायदा होता है उससे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका ज़्यादा रैम खा रहा है, किसका कम खा रहा है, किसका जो कोड है वो गंदे तरीके से लिखा गया है, किस में ज़्यादा एरर आ रहा है। तो उस चीज़ को एग्जैक्टली उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उस पे जो डेवलपर है या जो प्रोजेक्ट की जो टीम है वो अच्छे से उस पर काम कर पाएगी। तो इसलिए माइक्रो सर्विसेज बहुत ज़रूरी है। और आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोनोलिथिक ऐप है, जो कि एक ही सर्वर बेस्ड हुआ करता था या एक कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन हुआ करता था, उससे हट के अब माइक्रो सर्विसेज में ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, तो ये है मोनोलिथिक से माइक्रो सर्विसेज का सफ़र। तो ये काफ़ी अच्छा था। मैंने आपको रजिस्ट्री बताया था कि कस्टमाइज आप रजिस्ट्री कर सकते हो, इसको हम कुबरनेटिस वगैरह में देख सकते हैं जब हमें वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो प्राइवेट रजिस्ट्री, वही प्राइवेट रजिस्ट्री जो आपका खुद का हो, जिसमें कोई दूसरे आदमी लोग, मतलब जो दूसरे यूज़र्स हैं उसको पब्लिकली एक्सेस ना कर पाएँ। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइवेट। अब डिप्लॉय भी कर सकते हो इसको चाहो तो। डॉकर के खुद के आते हैं आपके प्राइवेट रजिस्ट्री, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज़ हो सकता है इसके अंदर। चलिए थोड़ा सा इसका ना जो प्रोसेस आईडी वगैरह होता है इसके बारे में समझते हैं। ये आपका मान के चलो, ये जो मेरा है उबंटू का सिस्टम है जिस पे मैंने डॉकर इंस्टॉल किया था, उसके अंदर मैंने कंटेनर बनाया था। मान के चलो ये आपका वर्डप्रेस का कंटेनर चल रहा है। अभी चलता कैसे ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा ना, एक प्रोसेस आईडी पहले चलेगा, ठीक है, उसके बाद 2 3 4 ऐसे चलेगा। तो ये प्रोसेस आईडी मेन प्रोसेस आईडी होगा किसका, कंटेनर का आपका या डॉकर का। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग कंटेनर्स आपके उसके प्रोसेस आईडी होंगे। ठीक है, और जितने भी आपके ये कंटेनर हैं, जैसे मान लो एक कंटेनर का प्रोसेस आईडी ये चल रहा है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवें का ये मेन सर्विस है मान के चलो आपके डॉकर का। इसके अंदर जो और भी जो प्रोसेस है ना वो इसके अंदर चल रहा है। ये एक कंटेनर का एक प्रोसेस है, ऐसा आप मान के चलो। अब इसके अंदर अभी कंटेनर का आ गया, जो कंटेनर का है ना वो उसके अंदर का आ गया ना, तो उसके अंदर भी ये प्रोसेस ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 करके उसके अंदर भी चलेंगे। तो इससे आइसोलेट हो गया पहली चीज़। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है। सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, और जो कंटेनर का एक जो प्रोसेस है उसके अंदर आइसोलेटेड और भी प्रोसेस चलते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर आपको समझना पड़ेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपको मतलब आर्किटेक्चर तो पता ही होना चाहिए कैसे है, क्योंकि आगे आप जैसे और भी जब ऑटोमेशन करेंगे और आपको आर्किटेक्चर अच्छे से पता है और जो कुबरनेटिस वगैरह है उस पर आप काम करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये क्या ऐसा है। कुबरनेटिस थोड़ा सा इससे अलग है, हटके है। हम उसकी बात करेंगे। जैसे डॉकर में भी हमने क्या किया, हमने काम किया तो एक टाइम में क्या एक सिंगल चल रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसका मैं क्लस्टरिंग बना सकूं? ऐसा कुछ सॉल्यूशन है हमारे पास डॉकर के अंदर कि मैं ये करूं कि अपना जो डॉकर के जो जितने भी कंटेनर हैं उसको एज अ क्लस्टरिंग यूज़ करूं, कि अगर एक कंटेनर की, मैं भी कहा ना, कंटेनर बंद हो जाएगा तो पूरा जो अनसेफ्ड है वो तो चला जाएगा। या ऐसा हो सकता है, ये भी होता है ना कि हमें वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन में भी तो हम क्लस्टरिंग करते हैं ताकि हमारा सर्विस 24/7 अप रहे। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं डॉकर के क्लस्टरिंग या हाईली अवेलेबल या फॉल्ट टॉलरेंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि कैसे आपका जो डॉकर का कंटेनर है और जो उसका एप्लीकेशन है वो कैसे बिना रुकावट चलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक सबसे जो सिंपल एक मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। 2-3 सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जो मेजर जो सॉफ्टवेयर्स है, अपाचे का मेसॉस है, कुबरनेटिस आपने सुना ही होगा, और डॉकर का स्वॉर्म। तो डॉकर जो स्वॉर्म है वो डॉकर का ही प्रोडक्ट है, डॉकर वालों ने बनाया है उसको। तो ये जो स्वॉर्म का है ये उसका आर्किटेक्चर का डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो एक सिंपल सा
यहाँ पे बताया गया है कि ये सॉम मैनेजर है, आपके 3 सॉम मैनेजर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, डिस्कवरी सर्विसेज कुछ है यहाँ पे, और ये डॉकर का क्लाइंट है, मतलब हम है, मतलब हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं, ये सॉम मैनेजर है आपका। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ मैनेजर टाइप का लग रहा है मुझे, कोई बड़ा सा मैनेजर है। ठीक है, कोई मशीन होगा या कोई कंटेनर होगा, ऐसा कुछ होगा। और ये मुझे लग रहा है कि कुछ मेरा यहाँ पे कंटेनर चल रहे हैं, 1 2 3 कंटेनर चल रहा है, लेकिन ऐसे तीर का निशान यहाँ पे दिया गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे कि ये मशीन है कि कंटेनर है। तो एक्चुअल में ये कंटेनर नहीं है, ये सिर्फ बताया गया है, ये कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। आपका ये होता है कि हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया, हमने उबंटू में क्या किया, उबंटू में डॉकर इंस्टॉल कर दिया। डॉकर में अगर हम सॉम भी इंस्टॉल कर दें तो एक वो नोड बन जाएगा। तो ये नोड है, मान के चलो आपके नोड है, ये एक नोड बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा, मतलब एक ये उबंटू का सर्वर, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके अंदर हमने सॉम डाल दिया है, डॉकर सॉम सॉफ्टवेयर जो है वो हमने इंस्टॉल कर दिया। इसके अंदर बहुत सारे हमने कंटेनर्स बना दिए, या हमने जो डॉकर के जो कंटेनर है हमने वो बना दिया। ठीक है, अब जो सॉम मैनेजर है वो क्या करता है, वो जितने भी आपके नोड्स है उसमें क्या करेगा, एक सर्विस चला देगा जिसको हम कहेंगे, मान के चलो सॉम मैनेजर, ऐसा कुछ बना देंगे। ये तीनों मिलके, तीनों नोड मिलके डिसाइड कर लेंगे कि भैया हमारा नेता कौन होगा। तो भाई नेता हमारा एक बना दिया, मान के चलो इसको बना दिया, या बीच वाले को बना दिया मान के चलो। तो अभी इसका क्या काम है, इसका यही काम है कि जो इसके अंदर जो कंटेनर जो चल रहे हैं ना, उसको एक की बजाय 2 या 3, 2 में कम से कम वो रखे। तो एक कंटेनर यहाँ पे रखेगा, उसका जो कॉपी है उसको यहाँ पे रखेगा, और जो इसमें कंटेनर चल रहा है उसको भी किसी और में रखेगा। तो जैसे अब ये जो मैनेजर है इसका काम क्या रहेगा, भाई इसको नेता बना दिया। नेता का काम क्या होता है, यहाँ पे नेता का काम है कि भाई देखते रहना कि भाई कौन सा मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे ही इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, मान के चलो कंटेनर आपका एक ख़राब हुआ, तो भाई इसने क्या करवाया था, इसने नेता ने आपके क्या करवाया था, इसने कहा था कि भाई ये जो है आपका जो कॉपी है मैंने यहाँ पे और भी डाल रखा है, तो चलो ठीक है आपका ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से चला देता हूँ। तो यहाँ से चला देगा। तो ये एक तरह का क्लस्टरिंग मान के चल लो, या हाई अवेलेबिलिटी मान के चल लो, या फॉल्ट टॉलरेंस मान के चल लो। तो ये डॉकर सॉर्म की तरह होता है, मतलब इसके अंदर होता है। ये एक सिंपल सा हमारा एक आर्किटेक्चर है। इसके थ्रू थोड़ा सा इसको और मैसी करते हैं एक और इससे देख के। तो अब देखें, ये अब समझ आएगा आपको थोड़ा और अच्छे से। ये क्या है कि कुछ स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज समझ गया कि कुछ सैन वगैरह होगा। ये मैनेजर्स कुछ दिखा रहा है, ये डॉकर का मैनेजर बताया। डॉकर मैनेजर कौन बना रहा है, ये बना रहा है ये वर्कर, ये वर्कर और ये वर्कर। ये जो वर्कर है आपका, एक बार इसको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ कि ये जो वर्कर है, और यहाँ पे 3 इंसान है, ये वर्कर है, ठीक है। और ये वाला वर्कर, मतलब वर्कर को नोड या उबंटू का सर्वर है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 उबंटू के आपने सर्वर बना दिए हैं। तो 1 2 3 ये तीनों का नेता एक यहाँ पे बना दिया गया है। वैसे ही इस पे ये 1 और ये 2, तो ये 2 लोग जो हैं ये वाले इसने इसको नेता बना दिया है। और ये इसको बना दिया अपना नेता। और जितना भी जो नेता है ना एक दूसरे से बात करते हैं, इनका काम क्या है, वही काम है। इसका जो काम है कि ये तीनों नोड में अपने कंटेनर्स को मैनेज करना, 2 जगह कम से कम कॉपी करके रखना, रेप्लिकेट करके रखना। कोई नोड ख़राब हो गया, ये पूरा का पूरा मान के चलो ये पूरा का पूरा आपका ख़राब हो गया, तो नेता क्या करता है कि भाई मेरे पास 2 नोड और हैं, तो यहाँ से इसको चला दो। तो इसके अंदर जो कंटेनर्स है वो सुरक्षित रहेंगे ना, वो चलते ही रहेंगे, ख़राब होगा ही नहीं। ये हो गया आपका डॉकर सॉर्म। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स करेंगे तो कितना फ़ायदा है और समझ आए। एक और बिल्कुल मैसी है मेरे पास, वो देखते हैं तो और आर्किटेक्चर समझते हैं। ये एक और है, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ ये। तो ये मैं हटा दिया मैंने इसको, चलिए ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, ये क्लाइंट्स हैं, मतलब जो भी आपके यूज़र हैं। आपका अगर वेब एप्लीकेशन चल रहा है, वेबसाइट चल रहा है, तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है।
ये आपका फायरवॉल है, ये कुछ लोड बैलेंसर होगा। लोड बैलेंसर के अंदर आपका डॉकर का जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कैसे बनाया गया है। स्वॉर्म 45900 पोर्ट पे चल रहा है, ये कुछ और पोर्ट होगा, ठीक है, ऐसे कुछ बताया गया है। स्वॉर्म का इंग्रेस मतलब होता है, मान के चलो इसको हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सी मान के चलो। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग्स का प्रॉक्सी पढ़ा होगा, अपाचे का प्रॉक्सी, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस वगैरह देखे होंगे ना, तो उसमें मैंने प्रॉक्सी की बात करी, तो ऐसा प्रॉक्सी आप मान के चलो। जो इंग्रेस है ना, प्रॉक्सी की तरह इसको मान के चलो, तो आपको आराम से समझ आएगा। अब इंग्रेस समझ के चलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या होता है इंग्रेस। इंग्रेस मतलब बाहर से अंदर की तरफ आने वाला ट्रैफिक को इंग्रेस कहते हैं, ठीक है। ईग्रेस मतलब जो अंदर से बाहर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वर्ड्स है, लेकिन आप इसको एज अ प्रॉक्सी मान के चलोगे तो आपको समझ आएगा कि प्रॉक्सी होता क्या है। तो ये प्रॉक्सी है। ये आपको जो ट्रैफिक है, लोड बैलेंसर जो ट्रैफिक आ रहा है उसको अंदर आपके जो डॉकर का जो चल रहा है ना, आपके कंटेनर्स उसके अंदर ला के दे रहा है। इसका काम यही है, मतलब मैपिंग करा रहा है पूरा ट्रैफिक को। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पे डेटाबेस है, तो वो चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो डॉकर स्वॉर्म मैनेजर एन किसको कर रहा है, और डॉकर स्वॉर्म वर्कर एन, ये वर्कर नोड है, वर्कर एन। तो ये सब मिलके इसको चलाते हैं। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो इसको, ये आर्किटेक्चर है कि किस तरीके से ये चलता है। और देखते हैं और कुछ मिलता है तो। एक और मेरे पास एक ग्राफिक है, ये देखते हैं क्या कह रहा है ये कुछ YAML फाइल है। हाँ, डॉकर कंपोज के बारे में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे कि चलो डॉकर कंपोज से डॉकर CLI से इसने कर दिया रन और ये चला दिया। लेकिन ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये यहाँ से लेके आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से लेके इधर का पूरा जो आर्किटेक्चर है ये क्या है, डॉकर स्वॉर्म के अंदर आता है। मतलब जितने भी नोड हैं आपके ना, उसमें डॉकर स्वॉर्म डला हुआ है। ये आपके मैनेजर्स हैं, ऐसे आप मान के चलो, ये आपके तीनों मैनेजर्स हैं। ये क्या करते हैं, आपके जो कंटेनर्स हैं, जैसे ये है जो कंटेनर्स है, उसको अलग अलग नोड्स पे रखते हैं। जैसे अब ये जो है इसका, ये जो मैनेजर है, ये काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहा है ये, और ये इसका रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है, ऐसा मान के चलो। तो ये क्या करता है, ये आपका एक नोड है आपका, ये भी एक नोड है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको आप कंटेनर मान के चलो, ये आपके नोड है, ठीक है। तो इसने ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो कंटेनर बनाएगा उसको यहाँ पे भी बनाएगा, एक तो बनाएगा, और जो यहाँ पे बनाएगा, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सिर्फ मान के चलो यहाँ पे 1 है, तो इसको यहाँ पे भी बना देगा, इसको 2 कर देगा। यहाँ पे जो 1 है उसको देखिए यहाँ घुमा के यहाँ पे ला गया, तो यहाँ पे कर दिया है। मतलब अलग अलग नोट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो, एटलीस्ट 2 जगह वो जरूर कॉपी करेगा और 1 से चलाएगा। ये खराब हो गया तो भाई इसका कॉपी है कहाँ पे, ये था ना इसका कॉपी, ये यहाँ पे, तो यहाँ से चला देगा वो। तो ये इस तरीके से आपका स्वॉर्म चलता है। कुबरनेटिस थोड़ा सा अलग होता है, कुबरनेटिस को आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे होता है। हमारे जो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे ना, हम कुबरनेटिस के बारे में ही पढ़ेंगे। डॉकर स्वॉर्म जो है, मैंने उतना तो नहीं देखा इसको यूज़ होते हुए। हाँ, ये सिंपल सा होता है, ज़्यादा इसमें किचकिच नहीं होता। कुबरनेटिस जो है ना, थोड़ा सा एंटरप्राइज ग्रेड का है और काफ़ी बड़ा है वो, और काफ़ी कुछ समझने के लिए मतलब ज़रूरत पड़ेगी आपको कि वो कैसे काम करता है और कितना कॉम्प्लेक्स है। तो जो डॉकर स्वॉर्म है ना, ये क्या आता है, सर्विस को रेप्लिकेट करता है, इतना तो समझ आया कि ठीक है। ऑटोमेटिक फेल ओवर भी करता है भाई, जैसे अगर ये ख़राब हो गया दूसरे पे फेल ओवर करा दिया। लीडर का इलेक्शन भी अपने आप करता है, जितने भी नोट्स हैं वो अपना लीडर बना देता है कि भाई ये वाला लीडर होगा। उसका काम होता है कि चेक करते रहना। आप मैनेजर जिसको बना दो कि वही चेक करते रहेगा, वो बताएगा कि किस पे क्या हो रहा है, उसका हिसाब किताब रखेगा और उसको मूव भी करने का काम उसी का है, ठीक है। एक फ़ायदा इसका और भी है कि लोड को बैलेंस भी करता है ये, ठीक है। जो भी ट्रैफिक आती है ना, इसमें क्या है, लोड बैलेंसिंग भी होता है। और इसका जो सिंपल से जो कमांड है ना, जैसे आपको डॉकर का स्वॉर्म जो अगर है उसको इनिशियलाइज करना है, तो डॉकर स्वॉर्म इनिट, ये आपको ऐसा कमांड मिलेगा। कुबरनेटिस थोड़ा सा इससे एडवांस है और काफ़ी मतलब जैसे हम इंग्रेस की बात कर रहे थे, ठीक है। डॉकर स्वॉर्म के अंदर भी आपको इंग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी या प्रॉक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको कुबरनेटिस के अंदर भी आपको पड़ेगा। अब वो मीडियम कैसे हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पहले नेटवर्किंग समझनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे जो मुझे लगता है कि जो कुबरनेटिस है या डॉकर स्वॉर्म है, इनफैक्ट जो हमारा डॉकर भी है, उसमें सबसे जो मुश्किल पार्ट होता है वो नेटवर्किंग ही होता है। आपको अच्छे से समझना होता है। अगर आप वर्चुअल मशीन आप अच्छे से जानते हो, आपने किसी प्राइवेट क्लाउड पे काम किया हुआ है, जैसे VMware पे काम किया है या Hyper-V पे काम किया है ना, ओपन स्टैक पे काम किया है, तो वो सब से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को आइसोलेट कैसे करते हैं,
वीलैन टैगिंग क्या होता है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, वो आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। कुबरनेटिस के अंदर 4 टाइप के उसके अलग अलग आपके नेटवर्क के पोर्ट्स होते हैं, है ना। वो कैसे एक दूसरे से बात कराना है कंटेनर को, ठीक है। तो उसके अंदर एक्चुअली कंटेनर नहीं होता, उसके अंदर पॉड्स होता है। पॉड्स के अंदर कई सारे कंटेनर होते हैं। तो वो सब के बारे में हम कुबरनेटिस की क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे थे इसका इंग्रेस के बारे में। तो इंग्रेस कई तरह के होते हैं, जैसे कि एंजिनिक्स आप जान लो, एंजिनिक्स। तो एंजिनिक्स तो एज अ प्रॉक्सी सर्वर बहुत अच्छा चलता है, तो एंजिनिक्स का प्रॉक्सी सर्वर मान के चलो। HA प्रॉक्सी एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है, वो बिल्कुल एंजिनिक्स की तरह ही है, लेकिन वो बहुत अच्छा लोड बैलेंसर भी है। उसका मतलब काम ही है उसका कि हाईली अवेलेबल प्रॉक्सी बनाना। और एक और सॉफ्टवेयर आता है ट्रैफिक। इसके अलावा भी और बहुत सारे आते हैं, मैं जो सबसे पॉपुलर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि कुबरनेटिस में बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। और आगे अभी काफ़ी कुछ है इसके अंदर पढ़ने को। अभी हम जैसे हमने डॉकर कर लिया, तो डॉकर अपने आप में ही हाईली अवेलेबल नहीं हो सकता भाई, वो तो सिंगल कंटेनर है, चलाओगे तो चलेगा, बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। उसको हाईली अवेलेबल कौन बनाता है? हाईली अवेलेबल बनाता है आपका डॉकर स्वॉर्म, कुबरनेटिस और मेसोस। तो फिलहाल हम स्वॉर्म नहीं देखेंगे ना, हम मेसोस देखेंगे, क्योंकि जो मोस्ट हॉट टॉपिक है वो है कुबरनेटिस। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होने वाला है वो कुबरनेटिस पे होने वाला है। यहाँ पे मैं डॉकर का जो क्लास है उसको मैं ख़त्म करूँगा, और नेक्स्ट जो हमारा वर्चुअलाइजेशन का क्लास है वो हमारा कुबरनेटिस पे होगा। ये सबको मैंने वर्चुअलाइजेशन के अंदर ही रखा है, क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करता है। और अगर आप वर्चुअलाइजेशन स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, तो आपको धीरे धीरे समझ आता होगा कि ये किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो उसका रिवॉल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे लोगों ने पहले मशीन के अंदर मशीन बना दिया, फिर मशीन के अंदर मशीन बना के उसको भी कर्नल को भी अलग से उसको शेयर करवा दिया। तो टेक्नोलॉजी अब बहुत मतलब एडवांस हो चुका है, काफ़ी चीज़ें और अंदर मतलब आगे आने वाला है। तो वो सब हम चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे क्लास में। आई थिंक आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।